नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के करीब दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर चामी के पास डामटा के एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते पोस्ट बड़कोट से एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक नवीन कुमार के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। मृतकों की पहचान जो है बताया जा रहा है कि तीनों लोग देहरादून जिले के विकास नगर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि ये वाहन विकास नगर से परचून का सामान लेकर पुरोला मोरी की तरफ जा रहा था, जो डामटा क्षेत्र में चामी के पास अनियंत्रित होकर यमुना नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो आपको बता दें, एक उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन जो है वो अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गई, जिसमें तीनों लोग जो सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तीनों के शव जो है कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस घटना का मुख्य कारण क्या है? क्या सड़क की स्थिति खराब थी या फिर वाहन की गति अधिक थी? बिल्कुल तान्या, देखिए उत्तराखंड के अंदर जो हादसे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जी। लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में जो सड़क हादसे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तक देखा जाए कि यदि पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए 6 महीने का, तो 150 से भी अधिक जो मौतें हैं वो उत्तराखंड के अंदर हो चुकी हैं। और वही हम्म। देखिएगा, ये ताजा मामला बड़कोट का सामने आया है, जहाँ पर यमुना नदी में ये वाहन पिकअप था जो इसमें परचून का सामान भरा हुआ था, जो कि यमुनोत्री मार्ग पर एक अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिर गया। और इसमें 3 लोग सवार थे और तीनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जिनके शवों को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। हालांकि उनके शवों को अभी पहचान भी कर ली गई है, विकास नगर के रहने वाले थे और तीनों ही लोगों की वहां पर दर्दनाक मौत हुई है। हम्म। तो इस तरीके से देखिएगा तान्या की लगातार उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके से हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हादसा भी अभी तक कोई नहीं भूला है, जो कि बस नदी में गिरी थी और जिसमें 32 से भी अधिक लोग मौत हो गई थी। हम्म। और वही लगातार देखिएगा कि इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हो रहे हैं, और इन पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन शासन लगातार जागरूकता अभियान जरूर चलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अनियंत्रित है गाड़ियां वो अनियंत्रित होकर कहीं ना कहीं नदी में गिर जाती है, खाई में गिर हम्म। जाती है, और उससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम जरूर उठाना होगा, ताकि जो वाहन है वो धीरे चले और कोई भी नशे की हालत में वाहन न चलाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं हम्म। एक अभियान जरूर छेड़ना होगा। और लगातार देखा भी जाता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चालानी कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के हादसे पेश आते हैं। जी धनराज, एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लगा और किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा? बिल्कुल तानिया, देखिए जिस तरीके जी। से देखा जाए ये वाहन आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब यमुना नदी में गिरा था, और जिसके हम्म। बाद एसडीआरएफ की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची थी, क्योंकि एसडीआरएफ को सूचना मिली थी फोन के माध्यम से। तो एसडीआरएफ की टीम कहीं ना कहीं तमाम जो तकनीकी सामान है उसको लेकर वहां पर पहुंची थी, और हम्म। तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और वही देखिएगा कि काफी मशक्कत कहीं ना कहीं एसडीआरएफ की टीम को करनी पड़ती है, एनडीआरएफ की टीम को करनी पड़ती है, और लेकिन जो जवान है वो क्योंकि उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो इस तरह का क्षेत्र है कि जो भारी सामान है या भारी मशीनें हैं वो ले जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि जो कहा जाए कि जो जवान है वो लगातार वहां पर कार्य करते हैं, और लगातार इस तरह के जब भी हादसे होते हैं तो कहने की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का भी एक ही है, हम्म। क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उत्तराखंड की जो आपदाएं आती हैं, क्योंकि ये भी एक आपदा से जोड़कर देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनको कम जरूर किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा कि यदि ऐसे में वाहन गिर जाता है मौके पर, समय पर जो एसडीआरएफ की टीम है या एनडीआरएफ की टीम है वो पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बचा भी लेती है, क्योंकि जी। पिछले कई हादसे हमने ऐसे देखे हैं कि जिनमें कई लोगों की जान भी एसडीआरएफ ने बचाई है। लेकिन देखिएगा कि ये किस्मती कहा जाएगा कि जब उनकी मौत आ गई है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जरूर की जाती है। जी धनराज, जैसे आपने कहा कि पहाड़ों में हर रोज जो सड़क हादसे हैं वो पेश आते हैं। अब 2 दिन पहले ही यानी कि
प्रयाग में एक थार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। अब इन सड़क हादसों के रोज जो है वो सामने आ रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इनके रोकथाम के लिए? बिल्कुल तान्या, देखिए आपने सही हम्म। कहा है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक थार नदी में समा गई थी और जी। जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। हम्म। हालांकि एक महिला को सुरक्षित जरूर बचाया था, लेकिन जी। उसका भी इलाज कहीं ना कहीं अस्पताल में चल रहा था। हालांकि अभी वो स्थिति सही है, लेकिन वही देखिएगा कि इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर होते हैं, और उत्तराखंड के जो लोग हैं, या कहा जाए कि जो पर्यटक उत्तराखंड आने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं हानि यहाँ पर उठानी पड़ती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई भी करता है, और लगातार लोगों में एक जागरूकता अभियान भी चलाता है कि वो वाहनों को धीरे से चलाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। चाहे हम्म। वो हम मलबा आने के हादसे देखे, या फिर पहाड़ी टूटने के हादसे देखे, लगातार इस तरह के हादसे होते हैं। उनको उनसे बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार अपनी जो अभियान है उसके तहत कार्य भी करता है, और हम्म। लगातार लोगों को समझाने का काम भी करता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि हादसे इतने अधिक हो रहे हैं कि जिससे कहीं ना कहीं सभी लोग एक डरे सहमे थे, यानी कि पहाड़ में जाने के लिए लोग अब जी। डरते हुए नजर आते हैं। जी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि हादसों को कम करने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम हम्म। जरूर उठाया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज गर्ग उत्तराखंड से हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि बड़कोट के पास, यानी कि उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के पास एक दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन जो है वो हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और उन्हें एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उनके शवों को निकाला गया। फिलहाल आगे पर चलेंगे। हरिद्वार में डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच द्वारा सम्मान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। और इस अवसर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए देखते हैं। समाज को समानता, समरसता और न्याय का मार्ग दिखाने वाले परम पूजनीय भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती। ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुंभ नगरी हरिद्वार में बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच सहित सभी संस्थाओं और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज इतनी भीषण गर्मी है और मैं देख रहा हूं कि आप सब आज प्रातःकाल से ही अपने अपने घरों से आज जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं, और जितनी संख्या यहाँ पंडाल के अंदर है उससे कहीं अधिक संख्या इसके आसपास है। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि ये केवल एक संख्या का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जन समुद्र आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज जन समुद्र के रूप में बाबा साहब की जयंती आज हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से कोनों कोनों से आप सब पधारे हैं, और ये इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि बाबा साहब अंबेडकर आज भी हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न हिस्सा है। मेरा मानना है बाबा साहब का संपूर्ण जीवन ही उनका संदेश है। वे ऐसे ही दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर अपने ज्ञान और संकल्प के द्वारा न केवल स्वयं के जीवन को बदला, बल्कि करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को भी न्याय की राह दिखाई। समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए उनके द्वारा किया गया संघर्ष हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर कितना बड़ा संघर्ष किया। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा।
उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। हमने भी ये अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। बाबा साहब ने कहा था, मैं किसी भी समाज की प्रगति का इस बात से उसका मापन करता हूं कि वहां की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, एक नया युग महिलाओं का सशक्तिकरण का भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा का भी होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी भी यही प्रेरणा थी। भाइयों बहनों, यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, भारत का सम्मान और भारत की पहचान बनाने का काम किसी के कालखंड में हुआ है तो 2014 के बाद भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यशैली में बाबा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का दौरा किया, जहां उन्होंने महाराजा अग्रसेन आश्रम के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह के ये भवन 50 साल की लंबी यात्रा पूरी कर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। सीएम धामी ने कहा, राज्य में कुछ समय कुछ विघटनकारी ताकतें सक्रिय हैं जो कि उत्तराखंड में लोगों को बांटने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सब लोग एक हैं और उन्हें कोई नहीं बांट सकता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर भवन तैयार हो गया और पिछले 50 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये भवन, ये यहाँ पर जो हमारा हॉल है, लगातार सामाजिक कामों के लिए काम आता रहा है और एक लंबी यात्रा यहाँ पर आज संपन्न हुई है और आगे अनवरत रूप से यात्रा चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, अन्य हमारे धार्मिक पर्व हो, अन्य स्थान हो, उन सभी पर लोगों को एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिले, उसमें हमारे ये इस प्रकार के ट्रस्ट, इस प्रकार के भवन बहुत उपयोगी होंगे। मैं सभी को इसके संचालन के लिए, जो हमारे वैश्य समाज के लोग, अग्रसेन समाज के लोग जो है लगातार अपना योगदान देते हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ विघटनकारी ताकतों की बात करी अभी आपने,
पिछले समय में इस प्रकार से लोगों ने प्रदेश में अनेक प्रकार से एक दूसरे से बांटने का काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब उत्तराखंड के लोग एक हैं, एक उत्तराखंड है, और इस प्रकार की जो मानसिकता है उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। जहां पूरे देश में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, वहीं डोईवाला में भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। वही बता दें कि डोईवाला नगर पालिका अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संदेश यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान देश में सभी को न्याय, समानता, बराबरी का अधिकार प्रदान करता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर उच्च नीच के भेदभाव को मिटाकर संविधान सभी को मौलिक व समानता के अधिकार देता है। आज संविधान निर्माता हमारे देश के महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम सब लोग 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और आप सब समझते हैं कि बाबा भीमराव जी एक साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन साधारण परिवार में जन्म लेकर असाधारण प्रतिभा के वो धनी थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ थी, छुआछूत था, भेदभाव था, उसको उन्होंने दूर किया, लोगों के अंदर जागरूकता की। और समाज का जो वंचित समाज का जो समाज था, वो जो था अनुसूचित समाज था, आदिवासी समाज था, जो बहुत ही ज़्यादा शिक्षा में कुछ जिनके शैक्षिक कुछ नहीं कर पा रहे थे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर जागरूकता पैदा करी। और ऐसे महापुरुष का हम लोग आज जन्म दिवस मना रहे हैं, 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं। 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सूबेदार थे, सेना में सूबेदार थे, और 14 भाई बहनों के परिवार में सबसे छोटे थे। लेकिन उनके जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता है, भारत रत्न है, और इस सदी के महान दार्शनिक और महान विद्वान रहे हैं, जिनके जैसा विद्वान ना अभी तक इस सदी में हुआ है, ना कभी होगा। तो हम उनके चरणों में नमस्कार करते हुए, उनकी जयंती को मनाते हुए आज ये संदेश यात्रा निकाल रहे हैं, जो नगर पालिका डोईवाला से सारे कर्मचारी मिला के, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के और अन्य सारे वाल्मीकि समाज के जितने भी कर्मचारी हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, सब मिला के एकजुट होकर आज संदेश यात्रा को निकालने की कोशिश निकाल रहे हैं, जिससे कि यहाँ जागरूक फैले, जागरूकता पहुँचे। आपने हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का जो उनका नारा है, उनका शिक्षित संगठित रहो, ये सारा का सारा नारा, संघर्ष करो, उनका नारा जो है घर घर तक पहुँचे, जिससे कि सारे के सारे दलित समाज संगठित रहे। उसके लिए हम संदेश यात्रा आज निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा? आज ये नगर पालिका डोईवाला से स्टार्ट होके ये डोईवाला चौक से होते हुए, मील बाजार से होते हुए राजीव नगर जाएंगे। फिर 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई व बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। सरकार द्वारा कपाट खुलने को अवसर को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कपोत्सव को भव्य व दिव्य बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने इस बार चारधाम के कपाट खुलने के समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की भी योजना बनाई है। इसके साथ ही अगर बात करें, इसके लिए सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने भी विभागीय व उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आते हैं पंचकेदारों में प्रतिष्ठित द्वितीय केदार श्री महाकालेश्वर मंदिर के कपाट खुलने की तारीख तय कर दी गई है और इस वर्ष बात करें बुधवार 21 मई कर्क लगन पूर्वाह्न 11:30 बजे शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तृतीय केदार श्री तुंगनाथ के कपाट शुक्रवार 2 मई को मिथुन लगन पूर्वाह्न 10:15 बजे खुलेंगे। श्री तुंगनाथ जी के शीतकालीन प्रवास श्री मार्कटेश्वर मंदिर मुक्कुमठ में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य पुजारी विजय भारत मैठानी ने कपाट खुलने की तिथि घोषित की। श्री मघेश्वर जी के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद मुख्य कार्य अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल की उखीमठ में यात्रा समीक्षा तथा केदार सभा के बैठक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने श्री
बता दें कि मंदिर एवं श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि निश्चित होने पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कपाट खुलने की तिथि की जानकारी दी। प्रातःकाल रुद्रा मेन गर्भगृह से अपना सभा मंडप में विराजमान हुई। उसके बाद पंचांग गणना की तिथि तय हो चुकी है। 18 मई अपना गर्भगृह से सभा मंडप में विराजमान होगा। 19 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होगी। यहाँ से राकेश्वरी मंदिर राशि में विराजमान होगा और वहाँ से 20 तारीख को अपना गोंडार गांव में विराजमान होगा और 21 तारीख प्रातःकाल वहाँ से प्रस्थान होकर शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ धाम की कपाट द्वार खुल जाएंगे सभी श्रद्धालुओं के लिए। सभी श्रद्धालु आकर यहाँ द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर जी के दर्शन करके अपना जीवन उद्धार कर लीजिए। विकासनगर के ढकरानी गांव में मौजूद गौतम ऋषि की तपस्थली गंगवेवड़ा बता दें कि बावड़ी में ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों के लिए मशहूर इस मेले में दूर दूर से आए दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर जौनसार, बाबर और विकासनगर क्षेत्र के लोग अब अगले 1 महीने तक बड़ी संख्या में इस ऐतिहासिक मेले का लुत्फ उठाते नजर आएंगे और इस मेले में लोग सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करते नजर आते हैं। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस ऐतिहासिक मेले में शौचालय से लेकर कुछ अन्य व्यवस्थाओं को हम बहुत जल्द ठीक करने जा रहे हैं। हमारी यह है, जैसा मैंने मंदिर समिति बहुत ज़्यादा हम मंदिर मठों में सरकारी हस्तक्षेप के पक्षधर नहीं होते, मेरी व्यक्तिगत ये मानना है। ये श्रद्धालुओं को और धर्मपरायण लोगों को ही मेंटेन करना है। फिर भी कई बार ये मांगे हमारे सामने आती हैं कि कुछ व्यवस्थाएं हों, जैसे आउटर में जो पवित्र कुंड क्षेत्र है उससे बाहर जा कर के कुछ शौचालयों की आवश्यकता है, उसको निर्माण के लिए मैंने घोषणा कर दी, उसका निर्माण कराएंगे। कुछ शेड इत्यादि का पहले भी मैंने यहाँ निर्माण कराया। यहाँ बाबा बालकनाथ का मंदिर भी है बगल में और भंडारा वगैरह यहाँ सब होता रहेगा। तो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उसको भी हम जरूर समय समय पे अपग्रेड करने का काम करते हैं। चारधाम यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात क्या कही, तो इसी पर अब कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाने खड़े कर दिए हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तो इतना तक कह दिया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर अब चारधाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है। जो लोग यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठिया लगाकर स्थानीय उत्पाद और खाने पीने की ज़रूरत का सामान रखते हैं, यानी कि ठेले लगाकर उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है और वे चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की नज़र उनके छोटे व्यवसायों पर है, लिहाजा भाजपा के कार्यकर्ता चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी माइनॉरिटी के लोगों पर वहां जाने के लिए लोग रोक लगा रही है, तो 50% से अधिक ये लोग वहां पर घोड़े खच्चर चलाने का काम करते हैं। ऐसे में शायद इन घोड़े खच्चरों को भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता चलाना चाहते हैं, लिहाजा वह वहां जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी पार्टी रही है। भाजपा के कार्यकर्ता सनातनी हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर सेवा कार्यों के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर साफ हो गया है कि वे सेवा भाव के कामों पर भी कुर्तक कर रही है। और वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन भी खराब हो गया है, लिहाजा उनकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा चल रहे हैं। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी, चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नज़र अब उन खुंचू पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज़्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है
कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें कहकर करण महाराज जी ये जता रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि ये सनातन का कार्य करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि करण महाराज जी से पच नहीं रहा है। और करण महाराज जी ने, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, एक बार फिर यह दर्शाया है कि कांग्रेस पार्टी में मानसिक तरीके से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पूरी तरीके से मानसिक विक्षिप्त पार्टी है, तब इस तरीके का बयान दे रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो है नहीं, ये 4-5 ही नेता बचे हैं इनके, जो अकेले कांग्रेस कार्यालय में बैठकर डुगडुगी बजाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें कह के, कुछ अफवाह उड़ा के, कुछ चीजें कहकर अपना टाइम पास करते हैं और लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरीके का कुकृत्य करते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। इनके इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।